अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी को सुनते हैं। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश बरामद हुई है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और फौरन मौके पर पहुंच गया। वहां की ड्यूटी वाला एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। लाश चादर से ढकी हुई एक तरफ पड़ी थी। तमाशाइयों का छोटा सा हिजूम भी मौके पर मौजूद था। वो मौसम बहार था और दरिया सुस्त रवि से बह रहा था। एएसआई ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि वो खुदकुशी का केस मालूम होता है। मैंने पूछा, मुतवफ़्फ़ी के वर्सा का कुछ पता चला? औरत दूसरे इलाके की मालूम होती है, उसने जवाब दिया। लाश बहती हुई यहाँ पहुंची है। दरिया में डूबने के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे। इनमें ज़्यादा तादाद शौकिया नहाने वालों की होती थी। कभी कभार खुदकुशी का केस भी हो जाता था, जिनमें ससुराल या शौहरों की सताई हुई नौजवान औरतें या माशी बदहाली का शिकार लोग शामिल होते थे। औरतें उमूमन कुएं या दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी करती थीं। गालिबन उनके लिए यह सहल तरीका था। बहरहाल ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। ये बात यकीनी थी कि मुतवफ़्फ़िया कस्बे की रहने वाली नहीं थी। थाने पहुंचकर मैंने एक पुलिस पार्टी तैयार की और उसे दरिया के बालाई हिस्से में वाक़े देहात की तरफ रवाना कर दिया। इसके अलावा मैंने पुलिस के मुखबिरों को भी सुंगुन लेने की हिदायत की। पुलिस पार्टी शाम को नाकाम वापस आ गई। अगली सुबह एक मुखबिर ने मुझे बताया कि मौजा टाहलियाँ की एक नौजवान शादीशुदा औरत, जिसका नाम सफिया उर्फ सफ़ो बताया जाता है, चंद रोज़ हुए घर से भाग गई थी। लेकिन घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी और बात को छुपाने की कोशिश की थी। मैंने 2 आदमियों को साथ लिया और टांगे में बैठकर मौजा टाहलियाँ पहुँच गया। मेरे पास मकतूला की एक तस्वीर भी थी, जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ तैयार करवाई थी। ये गांव दरिया से 1.5-2 फरलांग मशरिक़ की तरफ था और इस तरफ एक नीम पुख्ता सड़क जाती थी। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। नंबरदार को हमारी आमद के बारे में पता चला तो वो खुद हमारे इस्तकबाल के लिए दौड़ा आया और हमें अपनी हवेली में ले गया। इसका नाम चौधरी नूर जमाल था और इससे मेरी पुरानी शनासाई थी। मलिक साहब, खैरियत तो है? उसने रस्मी कलामात के बाद पूछा। किसी मफरूर के पीछे आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। इधर से गुजर रहे थे कि सोचा 2 घूंट पानी पीते जाएं। पानी का तो मैंने पहले ही कह दिया है, नंबरदार ने कहा। आइए, आप इधर खाना भी खाएंगे। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। उसने एक लड़के को आवाज़ देकर करीब बुलाया और कहा, काका, जल्दी से चाची के पास जा और इसे कह के अपने थानेदार साहब आए हैं। जल्दी से 2 कुक्कड़ भून ले और दही मंजी परोठे पकाए। एएसआई ने कहा, चौधरी साहब, 20-25 पराठे कौन खाएगा? ओ बादशाहो, खाया पिया करो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लस्सी से भरा हुआ डोल और 3-4 गिलास ले आया। खासी गाढ़ी लस्सी थी, ऊपर मक्खन तैर रहा था। हमने लस्सी पी और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। गांव में हमारी आमद की खबर हो चुकी थी और कई लोग हमें सलाम करने आ रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लड़के अंदर आए और दोनों हाथों से बारी बारी मुझे सलाम किया। इनकी शक्लें कुछ जानी पहचानी से लगीं। मेरा नाम लतीफ़ है जी, एक लड़के ने कहा, और ये मेरा दोस्त जलील है। मैंने पूछा, कोई काम तो नहीं? तुसी सानू पहचाना नहीं? लतीफ़ ने कहा। छड़ यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जलील ने हौले से कहा। पहचान लिया तो इनाम शिनाम देना पड़ेगा, एएसआई ने कहा। की गले काका, बड़ा औखा प्या बोलदा है। मलिक साहब जी, मैं तैफी हूँ और ये जेला है। तभी मुझे याद आया कि इन दोनों ने एक सर बुरीदा लाश के सिलसिले में मुखबिरी की थी और इस वक्त भी इनाम की बात की थी। मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर तैफी को दिए और कहा, हाँ भाई, इनाम के तो तुम वाकई मुस्तहिक थे। इसके बाद तुम मिले ही नहीं। ये रख लो, आधे आधे बांट लेना। मलिक साहब, तुसी तकलीफ न करो जी, चौधरी नूर जमाल ने कहा। इनको हम इनाम दे देंगे। ओ काका चल, मलिक साहब के पैसे वापस कर। तैफी का मुंह लटक गया। उसने पैसों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, लो जी, वापस ले लो। रख लो, मैंने कहा। इनाम वापस नहीं लिया जा सकता।
जाओ ऐश करो। दोनों कनखियों से नंबरदार की तरफ देखते हुए बाहर चले गए। इनके जाने के बाद मैंने सरसरी अंदाज में कहा, नंबरदार, सुना है कि पिंड की एक लड़की घर से भाग गई है। उसने कतरे चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, आपको किसने बताया है? बस इधर उधर से सुन लिया, मैंने कहा। हमारे पास हर रंग के आदमी आते रहते हैं। कदरे तामुल के बाद उसने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे पूरी बात मालूम नहीं है। लड़की के घर वाले बात छुपा रहे हैं। कौन लोग हैं ये? लड़की के ससुर का नाम गुलाम हैदर है, उसने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी है, उम्र 75 साल के करीब होगी। अब उसके पास पैसा आ गया है, जमीन खरीदने की फिक्र में है। इसके बेटे यूनिस को ईरान में नौकरी मिल गई थी, उधर किसी तेल की कंपनी में काम करता था। 3 साल बाद वापस आया है। सुना है कि आते ही उसके साथ बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। पहले ये बहुत गरीब लोग थे, इनके घर में कई कई रोज चूल्हा भी नहीं जलता था। यूनिस की बीवी का नाम क्या है? इसका नाम सफ़ो है। आपने इसे देखा तो होगा। देखा तो जरूर होगा, लेकिन मामला क्या है? मैंने जेब से दरिया में डूबकर हलाक होने वाली औरत की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। जरा ये तस्वीर तो देखो। उसने मेरे हाथ से तस्वीर ली, भवें सुकेड़ कर उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर दम बदम हैरत नमूदार होती जा रही थी। इसे क्या हुआ है? उसने पूछा। क्या ये मर चुकी है? हाँ, इसकी लाश दरिया से बरामद हुई है। क्या ये तस्वीर सफ़ो की है? लगती तो वही है, वो उठते हुए बोला। ठहरे, मैं बीवी से पूछता हूँ। वो अंदर चला गया। एएसआई ने कहा, मालूम होता है कि मसला हल हो गया है। अभी तो सिर्फ शनाख्त का मसला हल हुआ है, मैंने कहा। कत्ल का मसला हल नहीं हुआ। कत्ल खामिद ने किया होगा, और कौन कर सकता है? जब गरीब आदमी के हाथ दौलत आ जाए तो पहली बीवी इसकी नज़रों से गिर जाती है। पहली बीवी? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उसने उधर किसी ईरानी औरत से शादी कर ली हो। नंबरदार वापिस आया और अफसुर्दगी से सर झटकते हुए बोला, ये सफ़ो की तस्वीर है। मेरी बीवी ने इसे पहचान लिया है। बेचारी 3 साल से अपने आदमी का इंतजार कर रही थी। मैंने तस्वीर लेकर जेब में रखी और उठते हुए कहा, फिलहाल किसी से इस बात का जिक्र न करें। अपनी बीवी से भी कह दें और किसी आदमी को हमारे साथ कर दें। हम सफ़ो के शौहर यूनुस से मिलना चाहते हैं। उसने एक लड़का हमारे साथ कर दिया और उसे समझाया कि हमें गुलाम हैदर के घर ले जाए। मलिक साहब, खाना तैयार हो रहा है, उधर से फारिग होकर इधर आ जाएं। टांगे वाले ने घोड़ा खोल दिया था और एक पेड़ के साए में बैठा हुआ चंद देहातियों से बातें कर रहा था। हमें देखकर सब लोग खड़े हो गए। टांगे वाले ने आजिजी से पूछा, हुजूर, टांगा जोत लूं? अभी आराम से बैठो, एएसआई ने कहा। नंबरदार खाना वाना तैयार करवा रहा है, आज देर हो जाएगी। वो कुछ नहीं बोला, ताहम उसके चेहरे पर नागवारी नमूदार हो गई। वो दोबारा साए में बैठ गया और चाबुक जमीन पर मारने लगा। गुलाम हैदर का घर गांव के आम लोगों जैसा था, अलबत्ता इसके सहन की दीवार पुख्ता ईंटों की थी और नई मालूम होती थी। वहाँ ज्यादातर मकानों की दीवारें गारे की बनी हुई थीं, जिन पर मट्टी की लिपाई हुई थी। दस्तक के जवाब में एक नौजवान लड़की दरवाजे पर आई और आंखें फैलाकर हमारी तरफ देखने लगी। जो लड़का हमारे साथ आया था उसने लड़की से कहा, बाजी, भाई को बाहर भेजो, थानेदार साहब इससे मिलने के लिए आए हैं। लड़की के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। बोली, यूनुस तो शहर गए हुए हैं। बात क्या है जी? बात तुम्हारे मतलब की नहीं है, मैंने कहा। घर के अंदर और कौन है? लड़की ने साफ सुथरी सूती शलवार कमीज पहन रखी थी और उस पर सूती चादर थी। चेहरे मोहरे से समझदार लगती थी। घर में बाबा है, उसने जवाब दिया। जाओ, इसे हमारे बारे में बताओ। हल्ला जी, लड़की ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक सफेद रीश बूढ़ा खांसता हुआ दरवाजे पर आया। उसने छोटे साइज के गोल शीशों वाली नजर का चश्मा लगाया हुआ था। गली के कुछ नंग धड़ंग बच्चे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कौन हो तुसी? बूढ़े ने हमारा जायजा लेते हुए पूछा। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या हमारे खिलाफ? चाचा, हम बड़ी दूर से आए हैं, एएसआई ने कहा। छोटा कमरा खुलवाओ, अंदर बैठकर बात करेंगे। बूढ़े ने अंदर मुंह करके कहा, काकी जीरा, बैठक का दरवाजा खोल दे, परहोने आए हैं। बैठक सस्ते फर्नीचर से आरास्ता थी। दीवारों पर पुराने लोगों की तस्वीरें सजी हुई थीं। मैंने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा, चाचा, हम तुम्हारी बहू से मिलना चाहते हैं। मेरी बहू से? उसका नाम सफ़ो ही है ना?
नाम तो उसका यही है, पर वो तो इधर नहीं होती। क्यों? क्या तुम्हारे बेटे ने इसे घर से निकाल दिया है? घर से तो नहीं निकाला, पर कोई गड़बड़ है जरूर। मुझे ये लोग कुछ बताते नहीं। एक अधेड़ उम्र औरत चादर से काना पर्दा करती हुई कमरे में आई। खासे मजबूत जिस्म की औरत मालूम होती थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। जीरा नामी लड़की भी झिझकती हुई अंदर आ गई। बात क्या है जी थानेदार साहब? औरत ने मजबूत लहजे में पूछा। क्या सल्लू ने हमारे खिलाफ कोई पर्चा वर्चा कटवा दिया है? ये मेरी बड़ी बहू है, बूढ़े गुलाम हैदर ने कहा। पर्चे की बात छोड़ो बीवी, मुझे ये बताओ कि सफो है कहाँ? पर्चा तो अभी कटेगा। आप सच सुनना चाहते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतनी दूर से झूठ सुनने के लिए आया हूँ? सच्ची बात यह है जी कि कुड़ी घर से भाग गई है, औरत ने कहा, और हमें इसका कुछ पता नहीं है। तुम लोगों ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट लिखवानी कोई ज़रूरी तो नहीं है, बूढ़े ने कहा। बंदे को खानदान की इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये कब की बात है? सफ़ो को घर से भागे हुए कितने रोज़ हुए हैं? नी जीरा, ज़रा हिसाब तला। जीरा कुछ पढ़ी लिखी मालूम होती थी, बोली, आज अंग्रेजी की 27 तारीख है। यूनुस चाचा 22 तारीख को पिंड आया था। सफिया चाची इसी दिन घर से चली गई थी। आज इसे घर से निकले हुए 5वां रोज़ है। मैंने कहा, वो घर से निकलकर कहाँ गई थी? जीरा की माँ, जिसका नाम बाद में सकीना मालूम हुआ, बोली, हमें क्या पता कहाँ गई थी। अपने घर जाती तो पता चल जाता। इसकी बूढ़ी माँ ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। घर से भागने की वजह क्या थी? हमें क्या पता, सकीना ने जवाब दिया। मेरा देवर तो 3 साल के बाद घर आया और आते ही बीवी से झगड़ा हो गया। दोनों उधर पिछले कमरे में जाकर कुछ खुसर पुसर करते रहे। फिर यूनुस जोर जोर से बोलता हुआ बाहर आया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि बात क्या हुई थी। यूनुस कह रहा था कि वो थानेदार साहब, मैं इस रोज से ठीक तरह खाना नहीं खा सका। बूढ़े गुलाम हैदर ने निहायत सफाई से अपनी बहू की बात काटी। पता नहीं किसको हमारे घर की नजर लग गई है। यूनुस के आने की सबको बड़ी खुशी थी। इसकी बीवी तो नाचती फिरती थी, इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिकते थे। एक हफ्ते से घर सजाने में लगी हुई थी, लेकिन यूनुस के आते ही पता नहीं क्या हुआ, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और घर की रौनक का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने सकीना से पूछा, जब यूनुस पिछले कमरे से बाहर आया तो वो क्या कह रहा था? कहना क्या था जी? बूढ़े ने अपनी बहू को बोलने का मौका नहीं दिया। यही कह रहा था कि ना आता तो अच्छा था। बूढ़ा खासा होशियार शख्स मालूम होता था। हमारी आमद की वजह से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी बहू के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है, और गालिबन सकीना कोई ऐसी बात कहने वाली थी जो यूनुस के खिलाफ जा सकती थी। यूनुस वापस कब आएगा? मैंने पूछा। बूढ़े और उसकी बहू ने बैक वक्त जवाब दिया, और दोनों के जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सकीना ने जवाब दिया कि यूनुस ने 12-1 बजे तक आने का वादा किया था। बूढ़े ने जवाब दिया कि उसका बेटा अगले रोज़ वापस आएगा। इस असना में सकीना ने जीरा के कान में कुछ कहा और वो कमरे से निकल गई। मैंने बूढ़े से कहा, चाचा, तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के पीछे तो ज़रूर गया होगा। मुझे कुछ पता नहीं है जी, बूढ़े ने जवाब दिया। ये लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। अव्वल तो वो पीछे गया ही नहीं होगा। अगर गया होगा तो सफ़ो वापस आने पर राज़ी नहीं हुई होगी। यूनुस बीवी के पीछे नहीं गया, सकीना ने कहा। फिर सफ़ो का तो कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गई है। ना अपनी माँ के घर गई है और ना किसी रिश्तेदार के घर। इसका मतलब है कि सफ़ो का आज तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता चलता तो इधर गांव में ही होती। इसी असना में जीरा शरबत के 2 गिलास बनाकर ले आई। मैंने एक गिलास एएसआई को दिया और एक सिपाही के लिए भिजवा दिया, जो बाहर खड़ा था। जीरा ने पूछा, आपके लिए और शरबत लाऊं? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले लस्सी ली है। एएसआई शरबत पी चुका तो मैं जाने के लिए खड़ा हो गया और जाते जाते पूछा, यूनुस शहर कब गया था? कल दोपहर के वक्त घर से निकला था, सकीना ने कहा। इसने कहा था कि वो रात उधर ही रहेगा। मैंने बूढ़े से कहा कि यूनुस जैसे ही घर आए इसे थाने भेज दे। ये कहकर मैं वहां से रुखसत हो गया। नंबरदार की हवेली की तरफ जाते हुए मुझे ख्याल आया कि यूनुस कल से गैर हाजिर था, रात को घर नहीं पहुंचा था और सफ़ो को गुज़िश्ता रात ही कत्ल किया गया था। इस एतबार से यूनुस की पोजीशन सख्त मशकूक थी। हवेली में नंबरदार हमारा मुंतज़िर था। क्यों जनाब, हो गई मुलाकात? उसने पूछा। मुलाकात तो नहीं हुई, मैंने जवाब दिया। यूनुस गांव से बाहर गया हुआ है। वैसे ये आदमी कैसा है? पहले तो बड़ा भला आदमी था, अब पैसा हाथ में आने के बाद थोड़ा सा फन्ने खान बन गया है।
आप ऐसा करें कि अपना कोई भरोसे वाला आदमी गुलाम हैदर की गली में बिठा दें। इससे कहें कि यूनुस जैसे ही वापस आए हमें खबर कर दे। कोई लड़का हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आपके 2 शागिर्द कैसे रहेंगे? कौन से शागिर्द? वही जिनको आपने इनाम दिया है, वो तैफी और जीला। हाँ, वो दोनों खासे होशियार लड़के हैं। उसने दोनों लड़कों को बुलाया और उन्हें समझाया कि गुलाम हैदर की गली में भेज दिया। तकरीबन 2 बजे लड़कों ने आकर खबर दी कि यूनुस घर पहुंच गया है। मैंने एएसआई को भेजकर इसे नंबरदार की बैठक में बुला लिया। वो 30-32 साल का खासा सोहना जवान था। उसने तीखी किस्म की छोटी छोटी मूछें रखी हुई थीं और बोसकी का कुर्ता पहन रखा था। शलवार सफ़ेद लट्ठे की और पैरों में पिशावरी चप्पल थी। उसने पहले चौधरी नूर जमाल को और फिर मुझे सलाम किया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट पाई जाती थी। बैठो मोहम्मद यूनुस, नंबरदार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ गया और मुतवक्किल नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जनाब ने मुझे किस लिए याद फरमाया है? फिर आखिर उसने पूछा। तुम्हारी बीवी सफ़ो कहाँ है? मैंने पूछा। वो घर छोड़कर चली गई है, उसने बिला झिझक जवाब दिया। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। वो घर छोड़कर क्यों गई है? जनाब, ये तो उसी को मालूम होगा। मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया। और तुम्हारा इससे वास्ता क्यों नहीं रहा? जो औरत घर से भाग जाए उससे कोई शरीफ आदमी वास्ता नहीं रख सकता। वो सीधा साधा जवाब देने पर तैयार नहीं था। मोहम्मद यूनुस, हमें घुमन घेरियों में डालने की कोशिश नहीं करो। तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा किस बात पर हुआ था? झगड़ा? आप किस झगड़े की बात कर रहे हैं? एएसआई, जो यूनुस के जवाबात पर खासा तिलमिला रहा था, अपने जोश को दबाते हुए बोला। मलिक साहब, यहाँ की आबोहवा ठीक नहीं है। उधर टांगे वाला भी परेशान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि बाकी बातें थाने चलकर कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उठते हुए कहा। तुम उठो, मैं चौधरी साहब से बात करके आता हूँ। मुझे इजाज़त है जनाब। यूनुस भी खड़ा हो गया। एएसआई ने पूछा, किस बात की इजाज़त? जनाब, घर जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ। घर तो हम तुम्हें ज़रूर पहुँचाएंगे, एएसआई ने कहा। अभी तो तुम हमारे साथ थाने चल रहे हो, चलो। लेकिन जनाब, मेरा कसूर? एएसआई ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे धकेलता हुआ बाहर ले गया। मैंने चौधरी नूर जमाल को एक तरफ करके कहा, चौधरी साहब, हमारे जाने के बाद इसके रिश्तेदारों को सफ़ो की मौत के बारे में बता दें और उनसे कहें कि आकर उसकी लाश ले जाएं। चौधरी ने पूछा कि क्या आपके ख्याल में सफ़ो को इसी ने कत्ल किया है? लगता तो यही है, लेकिन असल बात तफ्तीश के बाद ही मालूम होगी। चौधरी कदरे तामुल करता हुआ बोला, मैंने सफ़ो के बारे में एक बात सुनी थी, पता नहीं सच्ची है या झूठी है। मोचियों का एक लड़का है, बदरदीन उसका नाम है। वो बदरी के नाम से मशहूर है। कुछ पहलवानी वगैरह भी करता है और ज़रा बदमाश टाइप का लड़का है। सुना है कि इसकी सफ़ो से कुछ बातचीत वगैरह थी। ये बात आपको कहाँ से मालूम हुई है? ये बात मैंने गामी कुम्हार से सुनी थी। उसका बदरी से बहुत मेल मिलाप है। इस बात की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने एएसआई को रुकने के लिए कहा और सिपाही को एक मकामी नौजवान के हमरा गामी कुम्हार और बदरी को बुलाने के लिए भेज दिया। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आ गया। उसके साथ एक फटीचर सा नौजवान था जिसने मेरी सी धोती और बनियान पहन रखी थी। सर उसका घुटा हुआ था और पैरों से नंगा था। उसने आते ही झुककर मुझे सलाम किया और आजिज़ी से एक तरफ खड़ा हो गया। ये गामी कुम्हार है जनाब, सिपाही ने कहा। बदरी के मुतालिक पता चला है कि वो पिंड से बाहर गया हुआ है। मैंने गामी से कहा, सुना है कि तुम्हारी बदरी बदमाश से बड़ी दोस्ती है। ना जनाब, मैं गरीब कुम्हार सारा दिन भांडे बनाता हूँ, मेरी किसी बदमाश से यारी नहीं है, उसने आजिज़ी से कहा। मुझे तो मट्टी गारे से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुमने नंबरदार को बदरी और सफ़ो के बारे में क्या बताया था? वो तो जनाब बड़ी पुरानी बात है। एक रोज़ हम उधर खूह पर बैठे हुए थे। बदरी दंड बैठकें निकालने के बाद उधर नहाने के लिए आया था। नहाने के बाद उसने अपनी और सफ़ो की मोहब्बत का किस्सा सुनाया। कहने लगा कि सफ़ो उससे छुप छुप कर मिलती है। मैंने ये बात चौधरी साहब को बता दी। क्या तुमने कभी सफ़ो को बदरी से मिलते देखा था? ना जनाब, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सफ़ो को शरीफ औरत समझता हूँ। वो एक मोची को मुँह नहीं लगा सकती। बदरी को तो डेंगे मारने की आदत है। मैंने उसे रुखसत कर दिया। बदरी के बारे में पता चला कि वो गांव से बाहर गया हुआ था। नंबरदार ने कहा कि वो बदरी को थाने हाजिर होने की ताकीद कर देगा। हमने यूनुस को साथ लिया और टांगे में रुखसत हो गए।
शाम के वक्त यूनुस के रिश्तेदार सफ़ो की लाश लेने के लिए पहुंच गए। इनमें यूनुस का बड़ा भाई भी शामिल था। वो यूनुस से मिलना चाहता था, मगर मैंने इजाज़त नहीं दी। अगली सुबह मैंने यूनुस को अपने कमरे में बुला लिया। एक रात हवालात में गुजारने के बाद उसका मिजाज अच्छा खासा ठीक हो गया था। मैंने कहा, मोहम्मद यूनुस, अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जनाब, मैं सच कहता हूँ, मुझे सफ़ो का कुछ इल्म नहीं है। वो नाराज़ होकर घर से चली गई थी, उसने आजिज़ी से जवाब दिया। इसके बाद मुझे उसका कुछ पता नहीं चला। झगड़ा किस बात पर हुआ था? वो जी मामूली सी बात थी, उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। कुछ रुपए पैसे की बात थी। आपको तो पता ही है कि औरतें फजूल खर्च होती हैं। उसका चेहरा और तर्ज तकल्लुम बता रहा था कि वो बात उसने इसी वक्त घड़ी थी। बरखुरदार, इतनी मामूली बात पर कोई औरत घर छोड़कर नहीं जाया करती। मैंने कहा, अगर जाए भी तो अपने मैके जाती है। हमें सच उगलवाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बेहतर यही है कि शराफत से सब कुछ बता दो। तुम 3 साल के बाद घर आए थे। तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि सफ़ो तुम्हारी आमद की खबर सुनकर बहुत खुश थी और सारे घर में नाचती फिरती थी। वो कई रोज से घर सजाने में लगी हुई थी। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुमने आते ही इसे घर से बल्कि गांव से ही निकाल दिया? मैं ये बात नहीं बता सकता। हमें सारी बात मालूम हो चुकी है। मैंने उसे चक्कर देने के लिए कहा। मोचियों के बेटे बद्री और गामी कुमार ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से भी ये बात सुनना चाहता हूँ। जज जी, वो परेशानी से बोला, बद्री ने आपको सब कुछ बता दिया है? इस कमीने ने मेरे साथ वादा किया था कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तीर निशाने पर बैठा था। मैंने कहा, इस टटपूंजिए बदमाश की क्या जरूरत कि वो हमसे कुछ छुपा सके, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस शख्स की बातों में झूठ कितना है। एक तवील तवक्कुफ के बाद यूनुस ने सारी बात बता दी। इसने बताया कि जब उसकी शादी हुई तो इनके माली हालात बहुत ख़राब थे। इतने ख़राब कि बाज़ औक़ात इन्हें फाके करने पड़ते थे। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। शादी के 2 माह बाद वो मुलाजमत की तलाश में लाहौर चला गया। वहाँ 3-4 महीने तक छोटे मोटे काम करता रहा। फिर उसे एक वाकिफकार की मेहरबानी से ईरान की एक तेल कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वक्त थोड़ा था, इसलिए वो घर वालों से मिलने भी ना आ सका। ईरान में तनख्वाह बहुत अच्छी थी। ओवर टाइम करने के मौके भी थे। वो डबल ड्यूटी करता रहा और खुद तकलीफ उठाकर रकम घर भेजता रहा। 3 साल के दौरान उसने बहुत कम आराम किया। वो हर वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचता रहता था। खास तौर पर सफ़ो उसे बहुत याद आती थी। वो अपने हर खत में यही लिखती थी कि जल्दी वापस आ जाओ। गांव को जो रेलवे स्टेशन लगता था वो तकरीबन 3 मील के फासले पर था। आगे का सफ़र टांगे पर करना पड़ता था। यूनुस ने मुझे बताया कि जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो बहुत खुश था। उसका संदूक तोहफों से भरा हुआ था और वो घर पहुंचने के लिए बेचैन हो रहा था। स्टेशन पर 3 अफराद उसे लेने के लिए आए हुए थे। इनमें एक बद्री भी था। बद्री अगरचे अच्छा आदमी नहीं था, ताहम यूनुस से उसकी पुरानी यारी थी। जब वो एक दूसरे से गले मिल चुके तो बद्री यूनुस को एक तरफ ले गया और बोला, यूनुस, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ। जरा अपने दिल को मजबूत कर लो। बुरी खबर? यूनुस ने घबरा कर पूछा। अब्बा तो खैरियत से है ना? चाचा खैरियत से है, बद्री ने कहा। खबर तुम्हारी बीवी के बारे में है। मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं तुम्हारा पुराना यार हूँ। तुम्हारे दुख मेरे दुख और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं तुम्हें अपना समझकर बात कर रहा हूँ। बात क्या है बद्री? यूनुस ने बेचैनी से पूछा। यूनुस, बात यह है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में भरजाई ठीक नहीं रही। बद्री? यूनुस का चेहरा सुर्ख हो गया। जरा सोच कर बात करना, ये इज्जत और गैरत की बात है। अगर बात गलत निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है, बद्री ने कहा। भरजाई ने गांव के किसी जवान से याराना लगा रखा था। रातों को छुप छुप कर उससे मिलती थी। ओ मेरे खुदा, यूनुस ने सर पकड़ लिया। बद्री, तुमने बहुत बड़ी बात कहती है। तुम्हारे पास कोई सबूत भी है या सुनी सुनाई बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी बात बगैर सबूत के कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी आंखों से सफ़ो को एक मर्द से मिलते हुए देखा था। वो दोनों आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर मुलाकातें करते थे। तुम भरजाई से सिर्फ इतना पूछना कि वो रातों को आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर किससे मिलने जाती थी। यूनुस ने बताया कि इस खबर से उसके सीने में आग सी लग गई। उसकी सारी खुशी गारत हो गई। फिर भी
उसने बद्री की बात पर पूरा यकीन नहीं किया था। वो सारे रास्ते यही सोचता रहा कि अल्लाह करे बद्री की बात झूठ निकले। घर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी सबसे मिला, फिर सफ़ो को अपने कमरे में ले गया और कहा, सफ़ो तुम 3 साल भी मेरा इंतजार न कर सकी। ये सुनकर सफ़ो का रंग सफ़ेद पड़ गया और बोली, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सफ़ो, इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुप सकता। मैंने पता चला लिया है कि तुम चक्की के पीछे वाले कुएं पर रातों को किसी शख्स से मुलाकात किया करती थी। यूनुस ने मुझे बताया कि ये सुनकर सफ़ो पर सख्ता तारी हो गया। उसने बोलने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि बद्री ने झूठ नहीं बोला था। मुझे उस शख्स का नाम बताओ, उसने कहा, लेकिन सफ़ो कुछ नहीं बोली। यूनुस ने कहा कि वो कुछ देर तक उससे उसके आशना का नाम पूछने की कोशिश करता रहा मगर कामयाबी नहीं हुई। फिर वो कमरे से निकल गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि सफ़ो घर से भाग गई है। वो पिछले दरवाजे से निकल गई थी। यूनुस ने मुझे सारी बात नहीं बताई थी। वाज़े तौर पर उसने बहुत सी बातों का जिक्र नहीं किया था, ताहम इन बातों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। मैंने पूछा, जब सफ़ो घर से भाग गई तो तुमने क्या किया? मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि कोई भी शख्स सफ़ो के पीछे नहीं जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। बरखुरदार, झूठ बोलने से जान नहीं छूटेगी। यहाँ मशकूक चाल चलन वाली बीवियों को लोग कत्ल कर दिया करते हैं। यही इस इलाके की रीत है और तुमने भी यही किया है। जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारी बीवी की लाश बरामद हो चुकी है, मैंने कहा। तुमसे गलती ये हुई कि तुमने दुपट्टा उसके गले में ही रहने दिया। मम मेरी बीवी की लाश का क्या? क्या सफ़ो मर चुकी है? ये कब की बात है? ये बात तो तुम बताओगे बच्चू, मैंने कहा। फिलहाल तुम हवालात में बैठकर सोचो। तुम्हारी रिश्तेदार सफ़ो की लाश को गांव ले गए हैं और उसकी तहजीज़ व तकफीन भी हो चुकी होगी। ये सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने शाम तक बद्री का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। अगले रोज़ मैं चंद आदमियों को साथ लेकर दोबारा मौज़ा टाहलियाँ पहुँच गया। चौधरी नूर जमाल ने बताया कि उसने बद्री को थाने जाने की हिदायत कर दी थी। मैंने बद्री का पता पूछा और कोई इंतज़ार किए बगैर उसके घर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैंने 2 आदमी उसके मकान के पिछवाड़े की तरफ भिजवा दिए। सामने की तरफ 2 दरवाजे थे, एक सहन की तरफ और एक बैठक की तरफ खुलता था। मैंने बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी। कच्ची दीवार के ऊपर एक सर नमूदार हुआ और फौरन गायब हो गया। मैंने दोबारा कदरे जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद बैठक का दरवाज़ा खुला और एक औरत की झलक दिखाई दी। किससे मिलना है आपको? उसने पूछा। बद्री को बाहर भेजो, मैंने कहा। इससे कहो थानेदार आया है। जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने एक औरत को सहन वाले दरवाजे से बाहर निकलते देखा। इसने सफ़ेद शिटलकॉक बुर्का पहन रखा था। उसके पैरों में गुरगाबी थी जिसके ऊपर सुर्ख शलवार के पांचों की झलक नजर आ रही थी। बदरदीन तो घर पर नहीं है जी, औरत ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ध्यान बुर्के वाली औरत की तरफ हो गया था। इसमें मुझे चंद खामियां महसूस हुई। मसलन गुरगाबी इसके पैरों में तंग थी और शलवार कुछ ऊंची थी। तीसरी खामी इसकी चाल में थी। अगरचे वो आहिस्ता चल रही थी मगर उसका कदम खासा लंबा था। मैंने हवलदार को इशारा किया और तेजी से उसके पीछे लपका। उसने हमें अपनी तरफ आते देखा तो गली पार करके तेजी से खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। दौड़ो, मैंने अपने साथियों से कहा और खुद भी बुर्के वाली के पीछे दौड़ा। जिस दरवाजे में वो दाखिल हुई थी वो एक खुले सहन का दरवाज़ा था। अंदर चंद मवेशी बंधे हुए थे और दरवाजे में कदम रखते ही मेरी नज़र 2 चीज़ों पर पड़ी। दरवाजे की अंदरूनी जानिब सफ़ेद बुर्का और गुरगाबी पड़ी थी। दूसरी तरफ एक नौजवान जिसने सुर्ख शलवार पहन रखी थी सामने वाली दीवार फांद रहा था। मैंने सिपाहियों को गली की तरफ भगाया और दौड़ते दौड़ते रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया। सुर्ख शलवार वाला बदरी था। वो मेरी वार्निंग की परवाह किए बगैर गली में कूद गया। गारे की बनी हुई वो दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं दीवार के ऊपर चढ़ा और गली में कूदते ही एक और हवाई फायर किया। बदरी गली में दौड़ता चला जा रहा था। अभी वो गली के सिरे से कुछ इधर ही था कि दूसरी तरफ से सिपाही नमूदार हुआ। बदरी घबराकर वापस मुड़ा और एक और दीवार फांदने की कोशिश की। सिपाही तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसकी टांग पकड़कर झटका दिया। वो धप से गली में गिरा, लेकिन आदमी बड़ा जीदार था। गिरते ही खड़ा हो गया और बड़ी फुर्ती से सिपाही को ऐसा धोबी पटरा मारा कि वो चारों शाने चित हो गया। तब मुझे नंबरदार की बात याद आई कि बदरी पहलवानी भी करता था।
सिपाही उसके मुकाबले में खासा कमजोर था। फायरिंग और शोर की आवाज सुनकर गांव वाले भी घरों से निकल आए थे। कुछ नौजवानों ने बद्री को घेरने की कोशिश की, मगर वो कबड्डी के दांव लगा रहा था और चिकनी मछली की तरह हाथों से निकल जाता था। इसी असना में मैं भी उसके सर पर पहुंच गया। रुक जाओ बद्री, मैंने चीख कर कहा, वरना मैं गोली मार दूंगा। इसे रुकना ही पड़ा। हवलदार ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। जिस सिपाही को उसने धोबी पटरा मार कर गिराया था, उसने आते ही चंद करारे हाथ जमा दिए। मंजर वैसे अजीब था। बद्री ने टखनों से ऊंची सुर्ख जनाना शलवार पहन रखी थी और पैरों से नंगा था। खासा मजबूत जवान था। थानेदार साहब, मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है? उसने गर्दन फुलाकर पूछा। मैं शरीफ आदमी हूँ, हवलदार ने उसे गिरेबान से पकड़कर कहा। तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम बुर्का पहनकर चोरी की नीयत से पराए घर में घुसे थे। मैंने एक सिपाही से कहा कि जाओ उधर से बुर्का और गुर्गा भी उठा लाओ। बद्री ने कहा कि जनाब, मैंने तो आप लोगों के डर से बुर्का पहना था, मैं चोर नहीं हूँ जी। क्यों? मैंने पूछा। हमसे किस बात का डर है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? फिर भी जनाब, डर तो होता ही है। फिर तो इन लोगों को भी बुर्के पहनकर घरों से निकलना चाहिए। मैंने वहां जमा हो जाने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लोग उसका हुलिया देखकर हंस रहे थे। माई बाप, मुझे सलवार बदलने की इजाजत तो दे दें, उसने कहा। ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, यही तो तुम्हारे जुर्म का सबूत है, हवलदार ने कहा। हम इसे लेकर नंबरदार की हवेली पहुंच गए। नंबरदार का आदमी हस्बे साबिक लस्सी का डोल भर के ले आया। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने बद्री से पूछा, तुम थाने क्यों नहीं आए? चौधरी साहब ने तुम्हें पैगाम भी दिया था। हुजूर, मैं बस आने ही वाला था। बुर्का पहनकर? बस जी, गलती हो गई। उसने मक्कारी से हाथ जोड़े। मैं समझा आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? मैंने पूछा। तुमने ये क्यों समझा? परसों आप मेरे यार को पकड़कर ले गए थे। मैंने सोचा कि कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। ओ पर क्यों? क्या जुर्म किया है तुमने? जुर्म तो कोई नहीं किया, मैं जरा वहमी बंदा हूँ। वहम तो हम तुम्हारे थाने में जाकर निकालेंगे, एएसआई ने कहा। यहाँ तो सीधी बात नहीं करेगा तू? जनाब, बात ही कोई नहीं है, मैं तो हर बात बताने को तैयार हूँ, आप जो चाहें पूछ लें। मैंने पूछा, यूनुस को तूने क्या बताया था? किस बारे में? उसने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। इसकी बीवी सफ़ो के बारे में। मम, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो थोड़ा सा घबराया। जो हकीकत थी वही बताई थी। वो हकीकत हम भी सुनना चाहते हैं। जनाब, वो क्या कहते हैं कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। मैंने नंबरदार से पूछा कि हवेली में कोई खाली कमरा होगा। यही कमरा खाली कर देते हैं, उसने कहा। आप आराम से अपनी कार्रवाई करें। चौधरी साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, बद्री ने आजिजी से कहा। जरा मेरी सिफारिश कर दें। ओए शरीफ आदमी, अड़ी नहीं किया करते, नंबरदार ने कहा। बंदे दा पुत्र बन के सारी बात बता दे। मलिक साहब जो सवाल करें तो उसका सीधा जवाब दे। हुजूर, बात जरा पर्दे वाली है, उसने कहा। आप लोग जरा बाहर चले जाएं, मैं मलिक साहब को सब कुछ बता देता हूँ। नंबरदार ने सख्त नजरों से उसे घूरा और अपने आदमियों समेत उठ के बाहर चला गया। हुजूर, बात सिर्फ इतनी है कि सफ़ो का किसी से याराना था। वो रात को खूह पर उससे मिला करती थी। मैंने ये बात यूनुस को बता दी क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। उस आदमी का नाम क्या है जिससे सफ़ो मिला करती थी? मैं इस आदमी को नहीं जानता। ओए, इसका क्या मतलब है? गांव में तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है। क्या वो गांव का आदमी नहीं है? होगा तो गांव का ही, पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने बद्री की गर्दन पर जोरदार हाथ जमा दिया। ओए, तूने आदमी को देख के बगैर ही एक शरीफ लड़की पर इल्जाम लगा दिया। तुझे तो कोड़े पड़ने चाहिए, मैंने कहा। मलिक साहब, इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए, हवलदार ने कहा। ये इस मासूम लड़की का कातिल है। थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी, मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। ओए, फिर वही बात, क्या देखा था तूने? आदमी की शक्ल तो तूने देखी नहीं। हो सकता है कि वो उसका मामा हो, चाचा हो या भाई हो। तूने देखे बगैर अपने यार का घर उजाड़ दिया। लड़की अपनी जान से गई। तुझे तो मैं सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे जैसे बदमाश लोगों की बहू बेटियों की निगरानी करने लगे तो फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रह सकती। चलो, इसको थाने ले चलो, वहां चल के इसका दिमाग ठीक करेंगे। मलिक जी, ठहर जाओ जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ।
हवलदार ने एक और हाथ उसकी गर्दन पर चलाया और बोला, ओए अभी कोई सच बाकी है? मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, असल बात भी सुन लेते हैं। उसने बताया कि चंद रोज कबल वो आटे की चक्की के करीब से गुजर रहा था कि उसने कुएं की तरफ से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनी। वो रात का वक्त था और खेतों में गहरी तारीकी छाई हुई थी। आवाज़ सुनकर उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने किसी औरत की आवाज़ भी सुनी। वो कमाद की ओट में चलता हुआ आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जा ठहरा। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने आवाज़ पर कान लगाए। वो फतेह मोहम्मद पटवारी की आवाज़ थी। बद्री थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तारीकी में से फतेह मोहम्मद के अलावा एक औरत का हेवला भी दिखाई दिया। वो सर झुकाए चुप खड़ी थी। फतेह मोहम्मद पटवारी इसे किसी बात पर डांट रहा था। बद्री के दिल में ख्याल आया कि वो फतेह मोहम्मद के घर की कोई औरत थी जो नाराज होकर उधर आ गई थी। लेकिन जब फतेह मोहम्मद ने उसे सफ़ो बेटी कहा तो बद्री के कान खड़े हो गए। वो कह रहा था, सफ़ो बेटी, शरीफ बहू बेटियों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो जो कोई भी है इसे भूल जा। आज के बाद इस तरह घर से बाहर कदम ना निकालना। तेरा आदमी परदेश में धक्के खाता फिर रहा है और तू यहाँ ऐसी हरकतें कर रही है। अगर किसी ने तुझे देख लिया तो सारे गांव में तेरा नाम बदनाम हो जाएगा और यूनुस तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा इधर नहीं आऊंगी। सफ़ो ने कहा, तूने मुझे बेटी कहा है तो बेटी समझकर ही मेरी पर्दापोशी करना। चल मैं तुझे घर छोड़ आऊं, फतेह मोहम्मद ने कहा। बद्री ने कहा कि दोनों के जाने के बाद उसने कुएं के आसपास चल फिर कर देखा, मगर वहां इसे कोई बंदा दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे हवलदार की तहवील में छोड़ा और नंबरदार को एक आदमी को साथ लेकर फतेह मोहम्मद पटवारी के घर पहुंच गया। हमारी दस्तक के जवाब में एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। वो एक सेहतमंद और खुश अखलाक औरत थी। बाद में पता चला कि वो फतेह मोहम्मद पटवारी की बीवी आमना बीबी थी। रस्मी कलामात के बाद उसने मुझे बैठक में बिठाया और मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया कि उसका शौहर सरकारी काम के सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर गया हुआ है। वापसी कब तक होगी? मैंने पूछा। उम्मीद है कि 5-6 बजे तक आ जाएंगे। मैंने उठने का इरादा करते हुए कहा, तो मैं फिर चलता हूँ, कल किसी वक्त आ जाऊँगा। आप गालिबन सफ़ो के बारे में बात करने आए हैं। उसने मुझे चौंका दिया। उसके लबो लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो पढ़ी लिखी और ख़ानदानी औरत थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं सफ़ो के बारे में बात करने आया हूँ? उसने सादगी से जवाब दिया, एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी ही थी कि सफ़ो ने हमारे घर में पनाह ली थी। जी? मैंने हैरानी से कहा, सफ़ो ने आपके घर में पनाह ली थी, ये कब की बात है? मलिक साहब, अगर सफ़ो जिंदा होती तो मैं ये बात छुपाने की कोशिश करती, मगर अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बेचारी मनोमट्टी तले दब चुकी है। इसके जालिम शौहर ने उसे मारकर ही दम लिया। उसकी नौजवान बेटी भी कमरे में आ गई। उसका नाम रज़िया था और उसके बारे में पता चला कि वो सफ़ो की गहरी दोस्त थी। दोनों बारी बारी सफ़ो के बारे में बताने लगीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी ज़िम्मेदार आदमी को ये बात बताने के लिए सख्त बेचैन थीं। उन्होंने खासी हैरत अंगेज़ तफसील बताई। इसे मैं मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। आमना बीबी ने बताया कि 22 तारीख को सुबह के तकरीबन 11 बजे किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त वो चूल्हे पर हांडी चढ़ाने के बाद कमरों की सफाई कर रही थी। उसने अपनी बेटी रज़िया को आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। रज़िया ने बताया कि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सफ़ो हाँफती हुई अंदर घुसी और दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर अंदर की तरफ भागी। वो पैरों से नंगी थी और जूतियां हाथ में पकड़ रखी थीं। माँ बेटियां उसे बदहवास देखकर घबरा गईं। आमना ने पूछा, सफ़ो, बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे जल्दी से कहीं छुपा दें, सफ़ो ने खौफजदा लहजे में कहा। मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। वो बोली, वो यूनुस मुझे कत्ल कर देना चाहता है। वो छुरी लेने गया था। मैं भागकर इधर आ गई। मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, वो मुझे मार डालेगा। उसने कोने में पड़े हुए पलंग के नीचे घुसने की कोशिश की। आमना बीवी ने दीवार के ऊपर से गली में देखा, मगर यूनुस कहीं नजर नहीं आया। उसने अंदर जाकर सफ़ो को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, गली में कोई नहीं है। तुम इत्मीनान से बैठो, हमारे घर में कोई नहीं दाखिल हो सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं बंदूक निकाल लूंगी। उसने सफ़ो की तसल्ली के लिए अपने शौहर की शॉटगन निकालकर करीब रख ली और पूछा, बात क्या हुई है?